Assalamu alaikum. Today our lecture is model lecture which is about human organ system, in which we will discuss about digestive system, respiratory system, infections, diseases, disorders, etc. First of all, we will discuss about digestive system, in which digestion and digestive system occur. Okay, what is digestion? सबसे पहले हम बात करें कि डाइजेशन होता क्या है। हमारी खुराक जो कि हम लेते हैं उसको अगर हम सिंपलर फूड में चेंज कर लें तो उस चीज़ को हम कहेंगे डाइजेशन। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खुराक लेते हैं, जो भी पार्ट्स हैं उसके, द पार्ट्स दैट टेक पार्ट इन द डाइजेशन इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो जो हिस्सा ले रहे हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर। डाइजेशन कहाँ पे अकर होगी, कहाँ पाई जाएगी। अब देखें, हमारे माउथ से लेके एनस तक एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब जो भी होगी जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होगी और एनस तक जाएगी, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नेम दे रहे हैं। अच्छा, अब डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन और देन इसके बाद एनएस के थ्रू हमारे वो चीज़ पास आउट हो जाती है हमारी बॉडी में से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की। माउथ में खुराक कैसे कैसे हम लेते हैं, कैसे उसका प्रोसेस फिर आगे कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब। अच्छा, माउथ में हम लोगों ने 3-4 चीज़ों की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे टीथ की, सलाइवा की और टंग की। टीथ, सबसे पहले टीथ का वर्क क्या होता है। हमने खुराक ली अपने मुंह में और उसके बाद हमने अपनी खुराक को छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर दिया। मतलब उसकी डाइजेशन के प्रोसेस में वो ऐसे तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी, उसको हम लोग पहले ग्राइंडिंग करेंगे, उसकी कटिंग होगी। कटिंग वगैरह करने के बाद ये सब का काम क्या कर रहे हैं, टीथ ये सब काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने, हमारे मुंह में सलाइवा मौजूद होता है। सलाइवा सिक्रीट करेगा सलाइवरी ग्लैंड को। वो सलाइवरी ग्लैंड हमारी खुराक के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो हमारी खुराक को मॉइस्ट कर देंगे, यानी कि नरम बना देंगे बिल्कुल। फिर टंग का काम क्या होगा, टंग इस खुराक को पीछे की तरफ धकेलती है, यानी कि माउथ, ये हमारा माउथ है, इस माउथ के आखिरी वाले हिस्से में हमारी खुराक चली जाती है। अच्छा, अब टंग से, अब माउथ में तो हमारी खुराक का सारा काम पूरा हो गया, ग्राइंडिंग भी होगी, छोटे छोटे पीसेस में भी चेंज हो गई, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स भी ऐड हो गए। अब यहाँ से खुराक जानी है ओइसोफेगस में। हमारा एक सिंपल कंसेप्ट होता है कि माउथ से खुराक जो है वो सिंपल चली जाती है स्टमक में। नहीं, स्टमक में जाने से पहले ये ओइसोफेगस के थ्रू जाएगी स्टमक के अंदर। मतलब ये कि यहाँ से होती हुई फिर जाएगी वो स्टमक में। अब अगर हम देखें ओइसोफेगस क्या है, अब माउथ से लेके स्टमक तक जाने के लिए वो जो एक रास्ता है, वो जो एक, हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ग ट्यूब है, उस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं ओइसोफेगस का। वो जो एक लॉन्ग ट्यूब है, जो एक रास्ता है जो यहाँ से खुराक को यहाँ तक मूव करवाएगा, उस चीज़ को हम ओइसोफेगस कह रहे हैं। अब ओइसोफेगस में क्या होता है, ओइसोफेगस में आपके पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये हो सकती है कि वो जो एक लंबी सी कैनाल है, लंबी सी एक ट्यूब है यूं वाली, ये अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स होगी, फिर यहाँ आगे थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट है, फिर जाके थोड़ी रिलैक्स होगी। मतलब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होना और इसका रिलैक्स होना, ये हमारी खुराक को ओइसोफेगस से स्टमक की तरफ धकेल देता है। इस सारी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह रहे हैं, इसको प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कह रहे हैं, और ये ओइसोफेगस से फिर खुराक आ गई हमारे स्टमक वाली साइड पे। अब जब खुराक हमारे स्टमक में आ गई, अब क्या होगा, खुराक के छोटे छोटे पीसेस तो पहले ही हो चुके हैं। अब स्टमक के अंदर, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो एक जूस क्रिएट करेंगी। वो जूस हमारी खुराक में मौजूद हो जाए, हमारी खुराक में मिक्स हो जाएगा। जब वो मिक्स हो जाएगा तो वो खुराक को और भी ज़्यादा नरम बना देगा और अपने अंदर हल कर लेगा। अब यहाँ से जब खुराक नेक्स्ट जाएगी तो वो चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके अगर हम नाम देखें
तो फर्स्ट को हम कहते हैं ड्यूोडेनम, सेकंड को हम कहते हैं जियोजिनम और उसके बाद होता है इलियम। अब ये 3 पार्ट्स हैं इसके, और सबसे पहले खुराक ड्यूोडेनम, जियोजिनम, लास्ट वाला इलियम, इन तीनों से गुजरते हुए लास्ट में इलियम तक पहुंच जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी बेसिक फंक्शन यही है कि इसने खुराक को हज़म कर लिया, ये आगे लेके जा रही है और यहाँ से एनएस में जब पहुंचेगी या रेक्टम में जब चली जाएगी तो वहाँ से हमारी बॉडी के थ्रू पास आउट हो जाएगी। अब यहाँ से बात आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज का तकरीबन सेम है, बहुत माइनर सा दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाती है, जो कि अच्छे तरीके से हल नहीं होती, यानी कि कहीं पे कोई बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं सही से वो कटिंग ग्राइंडिंग उसकी नहीं होती, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी ना वो आ जाएगी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर मिक्स होता है। अब वो प्लेंटी ऑफ वाटर जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप ये कह सकते हैं कि बेसिक फंक्शन जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन का वो यही है कि उसने जो प्लेंटी ऑफ वाटर पाया जाता है हमारी खुराक के अंदर, वो उसको सारे को जज़ब कर लेता है अपने अंदर, और जब वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा तो आपके पास एक सॉलिड फॉर्म में चीज़ रह जाएगी। अब वो सॉलिड फॉर्म की वो जो चीज़ है वो नेक्स्ट चली जाएगी एनएस में। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो कि कहलाएगा रेक्टम। अब खुराक आपके पास चली गई रेक्टम में, और रेक्टम से भी फिर वो हमारी बॉडी में से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिक डिसऑर्डर्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो काफ़ी सारे हैं। उसमें डायरिया भी आ जाएगा, उसमें हार्टबर्न भी आ जाएगा, उसमें कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल, ये सब आ जाएंगे। लेकिन इसमें से अब हमने इन 2 को डिस्कस करना है, जिन 2 की मैं ये बात कर रही हूँ, डायरिया हो गया और कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब हम देखते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। डायरिया वैसे तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बड़ों लोगों में भी पाया जाता है कि पेचस लग जाना, असहाल की बीमारी हो जाना, जिसमें हमारे कह लो कि पानी की कमी हो जाती है बच्चों में, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं डायरिया। इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके हम कास्ट के बारे में देखेंगे, सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले है कास्ट। इसकी वजह क्या है, इसकी क्यों होता है ये? इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी चीज़ का आपको इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। फिर सिम्टम्स, अगर इसकी बात कास्ट में हम लोग ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, हम लोग कोई भी कंटेमिनेटेड फूड ले रहे हैं, जैसे कंटेमिनेटेड है फूड, फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लंटी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और हम उनको मना करते हैं कि बेटा बाहर की खुराक नहीं खानी आपने, या बाहर से हम पिज़्ज़ा शवारमा ये सब कुछ, हमें नहीं पता वो किन हाथों में क्या कैसे बनी है, तो वो कंटेमिनेटेड फूड की तरफ वो एक बात आ जाती है कि अगर आप बहुत वाली खुराक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो जो कि उन्होंने अच्छे तरीके से अगर वॉश नहीं किया हुआ, या अच्छे तरीके से वो अनकुक्ड मीट है या अनकुक्ड कोई चीज़ है, तो उस चीज़ की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। रिएक्शन ऑफ सम मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन का आपको रिएक्शन हो जाए, रिएक्ट कर जाए आपको, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो सूटेबल नहीं है, वो आपको रिएक्ट कर गई है, तो ये भी इसके सिम्टम्स, इसके कास्ट में आएगा डायरिया के। नेक्स्ट अगेन है आपके पास सिम्टम्स। सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन होगा, आपके पेट में दर्द उठता है, क्रैम्पिंग होती है, मतलब आपको वो एक लहर उठती है आपके पेट में, आप यूँ दोहरे ओढ़े होते हो कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि मतलब दर्द है तो क्या खाया जाए, क्या किया जाए, और लूज़ मोशन हो जाना, या फिर फीवर बुखार का हो जाना वगैरह, ये सब इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा। प्रिवेंशन, अब इसकी प्रिवेंशन क्या है कि अगर डायरिया हो जाए तो उससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। प्रिवेंशन में ऑलवेज़ वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। जब भी आप टॉयलेट से निकलो, टॉयलेट यूज़ करो, तो उसके बाद आपको अपने हाथ सोप से वॉश कर लेने चाहिए। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। आप जितने भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे आप फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कुछ सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हमेशा धोने के बाद इस्तेमाल करें। हम लोग क्या करते हैं, उनको धोते नहीं हैं, जैसे ही हम बाहर से लेकर आते हैं फ़ौरन उसको यूज़ कर लेते हैं, और वो भी तो कंटेमिनेटेड चीज़ में आ जाती है ना,
कि आलूदा उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, कुछ चीज़ें वगैरह बैठ रही हैं, तो वो हम उसको साफ़ चीज़ में नहीं कह सकते। आप उसको धो के इस्तेमाल कर लो, जो चीज़ सुन्नत में भी शामिल है और वैसे भी आप चीज़ की आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है एक चीज़। फिर है डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। आप अनकुक्ड मीट जो कि अच्छे से पका हुआ ना हो और एग्स यूज़ ना करें। ये सब इसके डायरिया कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्या डिस्कस किया? हमने उसके काज डिस्कस किए, हमने उसके सिम्टम्स डिस्कस किए, हमने उसके प्रिवेंशन के अबाउट भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं कब्ज़ की बीमारी को। इसमें क्या होगा, अगर हम इसके काज देखें कि क्या वजह है, क्यों होती है कॉन्स्टिपेशन, उसमें लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। अगर हम किसी फिज़िकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे, हम लोग चल फिर नहीं रहे हैं, हम लोग बस खाया पिया हर टाइम बैठे रहे, लेटे रहे, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आपको चाहिए आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहो, अपने आप को थोड़ा बहुत मूवमेंट में रखो, तो ही ठीक है आपकी। अच्छा, लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। अगर आप इनफ वाटर नहीं ले रहे, मतलब पानी ज़्यादा नहीं पी रहे, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। फिर इसकी प्रिवेंशन में क्या है? एडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। आप प्रॉपर लाइफस्टाइल लो, यानी कि अगर आपके खाने का एक टाइम मुकर्रर करें कि ये मेरा टाइम है खाने का, मैंने उस टाइम में अपना खाना खाना है, अपना सोने का, अपने जागने का, मतलब प्रॉपर एक आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वो भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आप कॉन्स्टिपेशन से भी बचे रहेंगे। ईटिंग लोड्स ऑफ फाइबर फूड, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ज़्यादातर कोशिश करें कि फ़ाइबर वाली फूड यूज़ करें, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं और सीरियल्स आ जाते हैं। सीरियल्स कहते हैं दालों को। नेक्स्ट हमारा है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेशन कैसे होती है? अम्ल तनफ़ुज़ या रिस्पायरेशन कह सकते हैं इसको। पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, अब ये सब जो हैं ये इसके पार्ट्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। अच्छा, इसमें नोज़ एंड थ्रोट आ सकता है, ट्रैकिया हम कर सकते हैं, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स। नोज़ एंड थ्रोट, इसका तो आपको पता ही होगा, हम लोग सांस लेते हैं अपने नोज़ के ज़रिए, फिर आगे थ्रोट गला होता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप, इसको हम विंड पाइप भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। ब्रोंकाई एंड लंग्स, हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी वो एक नालियाँ टाइप होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोलाई आप उसको बोल सकते हैं, वो सब इसमें ब्रोंकाई और लंग्स में आ जाएगा। लंग्स हम बेसिकली कहते हैं फेफड़ों को। जैसे हमारे पास यूँ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का गुच्छे टाइप की होती हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। कॉमन डिजीज़ की बात करें रिस्पायरेटरी में, दोबारा उस पर वापस आऊँगी, ब्रोंकाई एंड लंग्स पे मैं आपको बताती हूँ। कॉमन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड हो सकता है, आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है। कॉमन कोल्ड मतलब ठंड लग जाना हम लोगों को, इन्फ्लुएंजा नज़ला हो जाना, निमोनिया हो जाना और लंग का कैंसर मतलब जिगर का कैंसर हो जाना। अब कॉमन कोल्ड की बात करें तो उसमें हम सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, उसकी प्रिवेंशन या मेजर्स वगैरह क्या हैं। सिम्टम्स में इसके सोर थ्रोट मतलब गले का खट्टा हो जाना, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, हम कहते हैं हमारा गले में बहुत खराश सी है या हमें खट्टा खट्टा कोई फील हो रहा है, तो हम कोई चीज़ खा नहीं पाते। कफ, खांसी हो जाना सिंपल, स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींकों का आना, ये सब कुछ क्या है इसके सिम्टम्स हैं किसके? कॉमन कोल्ड के। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन। इसकी प्रिवेंशन क्या है? गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करें। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया है, सर्दियों में हो जाए तो फिर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी चाहिए। रेस्ट करने से कोई भी चीज़ मतलब आप बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, फिर है प्रिवेंशन, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हो गया गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तभी हम इस चीज़ के लिए हम थोड़ा अपने बॉडी को तैयार कर सकते हैं। और कंसल्ट योर डॉक्टर, अगर आपको लग रहा है कि आपका बीमारी थोड़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की होती जा रही है, मतलब आपकी रेस्ट करने से भी ठीक नहीं हो रही, आपने थोड़ी बहुत मेडिसिन ली है तो भी आप ठीक हालत की तरफ नहीं जा रहे, तो आपको चाहिए कि जल्द ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट नमूनिया। नमूनिया के काज क्या है, प्रिवेंशन क्या है? काज में डेथ हो जाना इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड,
हमारे बच्चों में अक्सर ये बीमारी पाई जाती है। जैसे ही बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनमें ज़्यादातर बीमारी ये होती है कि उनको निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, मतलब ज़्यादा देर वो सर्वाइव नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है। मतलब बच्चों में कॉमन ज़्यादा है, बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप कह लें कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है हमारे पूरी वर्ल्ड वाइड में। फिर सिम्टम्स क्या हैं इसमें कफ हो जाती है, फीवर हो जाता है आपको, रैपिड ब्रीदिंग मतलब सांस हमें तेज़ तेज़ आता है। अच्छा, अब इसमें मैं अगर यहाँ वापस आऊँ ऊपर ब्रोंकाई एंड लंग्स पे, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में, निमोनिया में आपको क्या होता है? निमोनिया में मैंने आपको बताया ये एल्वियोलाई या ये ब्रोंकाई जो हमारे पास ये छोटी छोटी थैलियाँ टाइप होती हैं, इसके अंदर ना हमारी ये थैलियाँ बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? इसमें रेशा पड़ जाता है। अब ये आपके पास कहाँ मौजूद है? रिस्पायरेशन सिस्टम में मौजूद है हमारे, जहाँ से हमने सांस लेना है। अब जब उसी में ही छोटी छोटी जो नालियाँ हैं इनमें रेशा पड़ जाएगा तो हमें क्या होगा? हमारी आवाज़ सही से नहीं निकलेगी, हम सांस नहीं सही से ले सके। अगर हम सांस लेंगे तो उसमें सांस में हमें आवाज़ आ रही होगी, या अक्सर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन का होता है तो ब्लड आने लग जाता है हमारे खांसी में या ऐसे। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से पहले ही आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि इतनी कंडीशन ना आए। अब मैंने आपको ब्रोंकाई और लंग्स का अभी भी आपको क्लियर हो गया होगा कि छोटी छोटी जो आपके पास नालियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो गुच्छे टाइप होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम सही से सांस नहीं ले पा रहे होते। निमोनिया में बेसिक यही चीज़ होती है। फिर वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अगर हम प्रिवेंशन देखें इसके, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स। अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें ताकि आप लोग अवॉइड कर सके जर्म्स से थ्रू। फिर यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज। जब आपको छींक वगैरह आए या आपको खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हो तो आप हैंडकरचीफ यूज़ करें, कोई टिश्यू, कोई रुमाल पेपर वगैरह आप यूज़ करें ताकि खुद भी आप बच सकें और दूसरे भी इस चीज़ से आपसे थोड़ा दूर ना भागें, थोड़ा बच जाएं। आप भी अपनी हिफाजत करें, दूसरों की भी हिफाजत हो जाती है इस चीज़ पे, और वो चीज़ एक अच्छी भी लगती है कि आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो दूसरों से थोड़ा सा अवॉइड करें, या कोई रुमाल वगैरह यूज़ करें। आजकल तो मास्क आए हैं, आप मास्क यूज़ करें इस चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।